चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड। टॉपिक था हमारा ताप व ऊष्मा, जिस पे हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और 30 क्वेश्चन तक हमने देखा था। आज है 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू है ये, और 55 नंबर क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ताप का SI मात्रक क्या है? सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो केल्विन क्या है? SI मात्रक है ताप का। सबसे बड़ा पैमाना कौन सा होता है? र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन। तो सबसे बड़ा पैमाना होता है र्यूमर, और सबसे छोटा कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए युग्म में से असम्मिलित कौन सा है? एक तरफ आपको जल का हिमांक बताया है और एक तरफ जल का क्वथनांक, अलग अलग पैमाने पर है ना, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और केल्विन में। तो इन चार ऑप्शन को देख के आप बताइए कि कौन सा जो है युग्म असम्मिलित है, यानी कि जल का हिमांक किस में रोंग दे रखा है आपको अलग पैमाने पर, और जल का क्वथनांक जो है रोंग दे रखा है। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, ब और स जल के हिमांक के लिए और जल के क्वथनांक के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये जो है रोंग दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि केल्विन में जो जल का हिमांक कितना होता है मैं आपको बता दूं, इसका राइट होना चाहिए था 273 केल्विन, और वहीं पे जल का क्वथनांक कितना होना चाहिए था? तो ये 370 नहीं होता, इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन द, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर संभावित पैमाने -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही पैमाने क्या होते हैं? परम शून्य ताप पर ये संभावित होते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस पैमाने का मान ऋणात्मक संभव नहीं है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। तो केल्विन का मान जो है वो ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी केल्विन जो है। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? द्रव्यमान, दाब, तापांतर या त्वरण के। तो ऊष्मा जो है वो तापांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब यानी कि ताप के अंदर अगर अंतर होता है, ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है ना। और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होगा, या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है फ्रेंड, ठीक है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड 4.2 जूल होता है। और वहीं पे आपसे अगर ये पूछा जाए कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा का CGS मात्रक क्या है? ऊष्मा का CGS, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है फ्रेंड? कैलोरी होता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से उचित क्या है? डिग्री सेल्सियस ताप मापन की व्यवहारिक इकाई है, कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप मापन की व्यवहारिक इकाई है। केल्विन जो है वो वैज्ञानिक इकाई है। डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का ताप का निर्धारण करता है, और सभी उचित हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है ना। व्यवहारिक इकाई कौन सी होती है? डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक इकाई किसको बोलते हैं? केल्विन को। और मानव शरीर का ताप का निर्धारण किससे होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है, ये सभी उचित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से परिभाषा उचित है, ठीक है ना। आपके सामने कुछ परिभाषाएं दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान से रीड कीजिए, और चारों के चारों ही इसमें क्या होंगी? सत्य होंगी फ्रेंड, इनको आप लर्न कर लीजिए। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कैलोरी कहलाती है। ब ऑप्शन देखिए, किसी पदार्थ के m द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा धारिता होती है। नेक्स्ट, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। और लास्ट ऑप्शन है कि स्थिर ताप पर किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये 4 डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इसमें से एक एक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चारों परिभाषाएं उचित है। अलग से मेरे को ऑप्शन बनाना पड़ा इसमें, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में ये चारों पॉइंट मिल जाएं। तो अप्रोक्स अभी इसका क्या होगा? आंसर होगा फ्रेंड। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता का सही बढ़ता क्रम, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इनको
रीड करते हुए अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ इसमें। तो ऑप्शन जो द है ये इसका सत्य है, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे कम किसकी है? ठोस की। सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा किसकी है? द्रव की। और सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस की है फ्रेंड, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन द। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन देखिए। द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, गैसों में हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है और बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। तो इसमें से आपको असत्य कथन बताना है फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको आप रीड करते हुए अपना ऑप्शन चूज कीजिए। इसमें जो आपका असत्य कथन जो रहेगा ऑप्शन द होगा, ठीक है ना फ्रेंड, ऑप्शन द। कारण क्या है कि बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो एक ना होते हुए कितनी होती है? 0.5 होती है। कितनी होती है? 0.5 होती है, इसलिए ये असत्य कथन है। बाकी तीनों राइट हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, आपको ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इनको रीड करके अपना आंसर चूज़ कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 539 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 539 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम। और ये 539 की जगह पे 540 भी लिखा हो सकता है, दोनों ही राइट हैं। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन देखिए। और राइट आंसर इसका जो होगा फ्रेंड वो होगा 80 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम। 80 किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम इसका आंसर है फ्रेंड। और तापमान पैमाना, ये तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट लर्न करना होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी एक एक पे अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठ जाऊँ यहाँ पे न्यूमेरिकल, तो फिर से वही टाइम ख़राब करना। क्योंकि जब आपको ये सूत्र ही याद है तो क्या आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? दोनों में से किसी एक की, फ़ारेनहाइट या र्यूमर के बीच में, और र्यूमर या केल्विन के बीच में, केल्विन और सेल्सियस के बीच में। यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। एक आपको यानी कि क्या है, तापमान की वैल्यू दे देंगे किसी भी पैमाने पर, और दूसरे पैमाने पर आपको उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो ये इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए, इम्पोर्टेंट है। ऊष्मीय प्रसार का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? ऊष्मीय प्रसार का सही बढ़ता क्रम, तो देखिए आप अपना ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि सबसे कम ऊष्मीय प्रसार किसका होता है? ठोस का। उससे ज़्यादा किसका होता है? द्रव का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का ऊष्मीय प्रसार होता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बोल देता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि माइनस का साइन था या फिर वो वैल्यू पूछिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मीय प्रसार से संबंधित ये अपवाद है फ्रेंड, ठीक है। जल के लिए ये एक अपवाद है कि क्या होगा कि इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले क्या होता है? जल सिकुड़ता है, ठीक है ना, आयतन घटता है। उसके बाद 4 से 10 तक क्या होगा? बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड? जल की बात कर रहे हैं। जल को गर्म करने पर आयतन सबसे पहले घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ता है। कहाँ तक घटेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये घटेगा। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ता है फ्रेंड। घनत्व में इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। उसमें पहले क्या होगा? बढ़ेगा, फिर क्या होगा? घटता है। ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण कौन से हैं? रेल की पटरियों के मध्य स्थान छोड़ा जाता है, बिजली के तारों को ढीला कसा जाता है, बैलगाड़ी के पहिए को चढ़ाने से पहले लोहे की पट्टी को गर्म किया जाता है, और इन सभी में। तो इन सभी का यानी कि ये सभी किसके उदाहरण हैं? आपके ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण हैं फ्रेंड। द्रव तापमापी से संबद्ध असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। द्रव तापमापी से संबंधित,
तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से अल्कोहल या पारे का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप मापने हेतु किया जाता है। पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 यानी कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। और अल्कोहल -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो है पारा है ना, पारा लिखा हुआ है, पारा जो है ये -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो आपसे द्रव तापमापी से संबंध असत्य कथन पूछा है, तो जो ऑप्शन द है ये असत्य कथन है। कारण उल्टा लिख दिया कि जो अल्कोहल है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, नहीं, ये रॉन्ग है। सही क्या होगा, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो अल्कोहल जमता है, और जो पारा होता है वो जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, और जो पारा है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो ये उल्टा लिख दिया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन द होगा, असत्य कथन आपका। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि तापमापी आपके टॉपिक दे रखा था। तापमापी से संबंधित जो अलग अलग तापमापी के प्रकार होते हैं वो मैंने उससे संबंधित क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। गैस तापमापी की विशेषता है, स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को मापा जा सकता है। दोनों सही है और दोनों असत्य कथन है। आपको राइट आंसर चूज करना होगा। विशेषता में ये दोनों ही इसकी विशेषताएं हैं गैस तापमापी की। दोबारा रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, क्वेश्चन पूरा कीजिए कि द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जाता है। और प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से ताप का मापन प्लैटिनम के तार के प्रतिरोध से होता है। ये भी दोनों सत्य कथन है या दोनों असत्य कथन है, तो इससे संबंधित ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है फ्रेंड। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, सीबेक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका सीबेक प्रभाव पर आधारित है फ्रेंड, ठीक है ना। किसके ऊपर? सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव क्या होता है? जिसमें दो अलग अलग धातुओं की तारों को आपस में जोड़कर उनके जो संधि हैं, जो संधियाँ होती हैं जहाँ पे इनके जोड़ होते हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि उस जो है सर्किट के अंदर क्या होने लगेगा, परिपथ के अंदर क्या होने लगेगा, ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा सीबेक प्रभाव। अत्यधिक ऊंचे व दूर स्थित वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि के तापों की माप किस तापमापी से की जाती है? द्रव, गैस तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध या पायरोमीटर। तो जब दूर की जो स्थित वस्तुएं हैं या अधिकतम ऊंचाई पर जो होती हैं, जैसे कि हम सूर्य की बात करें, तो इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। पायरोमीटर या इसका एक और नाम होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है ना। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी इसको बोला जाता है। किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम या प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत। राइट आंसर चूज कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है स्टीफन का नियम, लेकिन मैं इन चारों के बारे में आपको एक एक इम्पोर्टेंट लाइन बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत, ये क्या कहता है कि 0 केल्विन ताप को छोड़कर अन्य सभी तापों पर कोई पिंड ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकता है। ये किसका सिद्धांत है? प्रीवोस्ट का ऊष्मा विनिमय सिद्धांत। और ये किस पे निर्भर करता है? ये आसपास का जो तापमान है उस पर ये निर्भर करता है। वहीं पे बात करें किरचॉफ के नियम की, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और जो है अवशोषण क्षमता का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक तो होता है रेत। रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है फ्रेंड।
और इसके अलावा बात करें जो ब्लैक बॉडीज़ होती है ना, कृष्णिका पिंड जो होते हैं वो प्रकाश के सभी रंगों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये दोनों किरचॉफ के नियम के अंतर्गत आते हैं। स्टीफन के नियम की बात करें तो आदर्श कृष्णिका के लिए बात करेंगे हम, ठीक है ना। आदर्श कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसके लिए जो लिखा जाता है E यानी कि ऊर्जा जो होती है ताप के चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती होती है फ्रेंड, ठीक है। और लास्ट हम बात करें जो न्यूटन का शीतलन नियम है, ये क्या कहता है कि किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर जो होती है वस्तु व माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है फ्रेंड, ठीक है ना। और इसको मैं आपको थोड़ा लिख के बता दूं ये कैसे लिखा जाता है, डेल्टा क्यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी किसके हमारे पास समानुपाती होता है, मैंने बताया आपको डेल्टा टी के, ठीक है ना, डेल्टा टी के ये समानुपाती होता है। न्यूटन का शीतलन नियम है। अभी के लिए आपका इसका आंसर जो रहेगा ये किस नियम पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपकी ताप व ऊष्मा टॉपिक से संबंधित, और आई होप ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। संभावित है कि प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।